Good morning, all of you. Welcome to Arif Hussain mathematics classes. Now, particularly, I am going to start class 11th syllabus as well as class 12 syllabus separately. हमारा एक लेक्चर रिलेशन फंक्शंस के ऊपर चल रहा है और उसमें भी हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये करते हैं और यहाँ पर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब मैं पर्टिकुलर आप लोगों को 11वें का स्पेशली पढ़ाने जा रहा हूँ, 12वें का भी स्पेशली पढ़ाऊँगा। वहाँ पे तो थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन जो है वो थोड़ा हाई फाई भी हो गया, इंजीनियरिंग लेवल का भी। तो अगर आप हमारे इस चैनल को जब हम 11वें 12वें में पढ़ाएँ, अगर आप सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, लोगों से शेयर करते जाएंगे, तो हम 11वें 12वें का पूरा सिलेबस ये आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपका 11वें 12वें का सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द चैनल एंड थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11 दैट इज़ in both the boards CBSE and ISC, and that is mathematical induction. मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग हेडिंग डालिएगा और बहुत क़ायदे से मेरी बात को सुनिए। ये आपके किताब का पहला चैप्टर है अलजेब्रा का कि मैथमेटिकल इंडक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। सब लोग इस बात को दिमाग में बिठा लें कि मैथमेटिकल इंडक्शन का ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे पास में अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा है, चाहे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिनतियों की फॉर्म में हो और चाहे वो अंग्रेज़ी की लैंग्वेज के फॉर्म में हो। जैसे अगर हम ये बात कह दें कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमने कहा, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अंग्रेज़ी में SUM सम ऑफ इस तरीके से करके लिखा। और या फिर गिनती में लिखा कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके लिखा। तो जिस तरीके से भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा हो, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा हो और चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा हो, उसकी ट्रूथनेस को चेक करता है। मैथमेटिकल इंडक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम उसकी ट्रूथनेस को चेक करते हैं कि दिया गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है या गलत। मैथमेटिकल इंडक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम किसी भी दिए हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस को चेक करते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा हो और चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा हो। 1 + 2 + 3 ऐसे हमने एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया कि हम कैसे करते हैं। ऐसी क्या बात है, मैथमेटिकल ट्रूथनेस को अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या मामला है, किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ को लिख दिया इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच वी चेक द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट, और नॉट बढ़ा लीजिएगा, इज़ ट्रू और नॉट, यहाँ के ऊपर और नॉट यहाँ के ऊपर बढ़ा लीजिए, और यहाँ के ऊपर ट्रू है या नहीं। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को S से रिप्रेजेंट किया जाए तो आप देखें यहाँ पर S1 यानी पहला स्टेटमेंट हुआ, यहाँ पर ये पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 लिया गया, तो 1 बराबर यहाँ के ऊपर 1 का स्क्वायर, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम किया जाए तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर का सम किया जाए तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 3 8 1 और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया गया। इसी तरीके से अगर यहाँ के ऊपर 4 ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, 1 2 3 और यहाँ के ऊपर 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, S5 से रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टेटमेंट को, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 9 7 16 4 20 1 21 और 4 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे स्टेटमेंट सही हैं कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 का स्क्वायर, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर, अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर।
अगर किसी भी आदमी से पूछा जाए, आप लोगों में बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 100 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा, तो हर आदमी ये कह देगा कि सर इसको S100 से रिप्रेजेंट करेंगे और 100 का स्क्वायर होगा। अब एक बात यहां पर रुक के सुन लीजिए, अगर किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के 5 केसेस सही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100वां केस भी सही हो। उसकी भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे, और एक नहीं 10 एग्जाम्पल हैं। कुछ मुझे याद हैं, कुछ मुझे नहीं भी याद हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल तो दे ही दूंगा जिससे आपको बात जो है वो क्लियर हो जाए। अगर किसी भी सिचुएशन पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के 5 केसेस या 6 केसेस सही हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका 100वां केस भी सही होगा। कि हमने कह दिया कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और अप टू यहाँ के ऊपर ये 100, 101, या मान लिया 100 केसेस ले लिए गए, S100 ले लिया गया। जिस तरीके से यहाँ के ऊपर 1 2 3 4 5 है तो S5 कहा गया, और इसके 100 केसेस को S100 कहा गया, और आपसे पूछा गया तो आपने कह दिया कि नहीं साहब 100 केस में 100 का स्क्वायर होगा। अगर आप 1000 लिएगा तो 1000 का स्क्वायर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये कहा जाए कि ऑल द इवन पॉजिटिव इंटीजर आर लेस देन 100, क्या बात मैंने बताई कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग स्टेटमेंट की ट्रूथनेस को चेक करते हैं कि साहब सही है या गलत है। कैसे करते हैं वो भी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में फिर दूसरी बात ये बताई कि अगर पहला स्टेटमेंट यहाँ पर 1 = 1 का स्क्वायर है और 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिए तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अगर 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिए तो 3 का स्क्वायर ये हो गया, और इसको S3 से रिप्रेजेंट किया। फिर S5 तक आ गए, 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए तो 5 का स्क्वायर हो गया। और अगर हमने आपसे पूछा कि S100 100 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा, आप कह दिए 100 का स्क्वायर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा, आप कह दीजिए 1000 का स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के 5 केसेस, 10 केसेस, 50 केसेस सही हैं तो हो सकता है कि 51th केस जो है वो गलत हो जाए। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी एग्जाम्पल हमने ये दी कि ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। तो देखिए इवन जो है वो 2n से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पर n की जगह पर आप कोई भी नंबर रख दीजिए पॉजिटिव तो आपको इवन मिलेगा। 2n में n = 1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, n = 2 रखिएगा तो 4 मिलेगा, n = 3 रखिएगा तो 6 मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर इफ़ वी से ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 तो देन 2n लेस देन 100, यही बात हुई। 2n जो है वो जनरल इवन टर्म हो गया, तो आप n को 1 दीजिए तो 2 यहाँ के ऊपर लेस देन 100 आ जाएगा। इसके बाद में जब n बराबर आप 2 दीजिएगा, यानी ये दूसरा केस हुआ, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4 लेस देन 100। और जब आप तीसरा केस S3 दीजिएगा तो आ जाएगा 6 लेस देन 100। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ के ऊपर n की जगह के ऊपर 51 कर दें, n की जगह 3 4 5 करते करते 51 कर दें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 102 और लेस देन 100। ये देखिए, आपने देखा, ज़रूरी है कि हमने आपको आसान जो है वो एग्जाम्पल दी। जैसे ही हम लोग इसका 51वां स्टेटमेंट देखेंगे और जैसे ही n बराबर यहाँ पर हम 51 रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा, लेस देन 100। ये गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के बहुत सी टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप अपने जहन में रखें कि 10 या 15 या 20 केसेस को के बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि पूरा दिया हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ये हमने 3 चीज़ें आपको बता दी। इंडक्शन का ऑब्जेक्ट बता दिया, उसके बाद में हमने आपको ये भी बता दिया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि 150 केस अगर सही हो तो हर केस उसका सही होगा। इसी की जांच करने के लिए, इसी को चेक करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की सर्च हुई। यही ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, 100% मैथमेटिकल इंडक्शन इस बात की गारंटी लेता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है या गलत। अब उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की भी सुन ली। किस प्रोसेस से हम ये चेक करते हैं कि
दिया हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो 100% जो है वो ट्रू है, उसके अंदर कहीं के ऊपर कोई फॉल्ट नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं डेवलप हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है उसके ऊपर भी आप बात को सुनिए। अगर हमारे पास में मान लीजिए हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, उस कॉलेज में स्टैंड पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मान लीजिए कि 1000 साइकिल हमें खड़ी करने हमसे कह दिया गया कि स्टैंड की साइकिलों को उठा लो और इस तरीके से खड़ा करो, और मान लीजिए उन साइकिल की जो संख्या है वो 1000 है, बात सुन लीजिएगा, और हर साइकिल की लंबाई क्या है, यानी बराबर है, सब बराबर की साइकिलें हैं, ये नहीं कि पता लगा कोई 3 पहिए वाली साइकिल है, सब एक ही तरीके की बराबर साइकिलें हैं। इसके बाद में आपसे ये बात कही गई कि उन साइकिलों को अपने क्लास से लगाकर और स्कूल के गेट तक खड़ा कर दो, यानी 1000 साइकिल को खड़ा कर दो। बस ये उनका मोटिव क्या है कि 1000 साइकिल को इस तरह खड़ा करो कि एक सिरा जो है वो तुम्हारे पास में हो और एक सिरा मान लीजिए कि बहुत दूर हो जो आपको नहीं दिख रहा है। 1000 साइकिलें खड़ी हो गई और हर 2 साइकिल्स के बीच में जो स्पेस है वो साइकिल की लंबाई से कम है। और फिर आपसे ये बात कही गई कि जो सिरा तुम्हें नहीं दिख रहा, 1000वीं साइकिल आपको नहीं दिख रही है, पहली साइकिल दिख रही है, 10, 15, 20 साइकिलें आपको दिख रही हैं, और आपसे ये बात कही गई कि इन सारी साइकिलों को गिरा दो, जबकि दूसरा सिरा आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब ये होना चाहिए कि हम पहली साइकिल को पुश कर देंगे, पहली साइकिल दूसरी को पुश कर देगी, दूसरी जो है वो तीसरी को नॉक कर देगी, और इस तरीके से रिएक्शन अगर होता गया तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन अगर कहीं पर रुक गया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली दूसरी को नॉक करेगी, दूसरी तीसरी को नॉक करेगी, तीसरी चौथी को नॉक करेगी। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी है कि 1000वीं साइकिल के पहले 999वीं साइकिल जो है वो 1000वीं साइकिल को पुश करे, तो सारी साइकिल जो है वो गिर जाएंगी। अगर आपको साइकिल का आखिरी सिरा नहीं भी दिख रहा तो पहली साइकिल तो आप पुश कर देंगे, तो पहली साइकिल गिरा दी। यानी 1000 साइकिल के गिरने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहली साइकिल ज़रूर गिरे और 999वीं साइकिल ज़रूर गिरे, 999 साइकिल जो है वो ज़रूर गिरे, मस्ट फॉल, तो 1000वीं को नॉक कर देगी, वो गिर जाएगी। तो यहाँ से बैठे बैठे पहली साइकिल जब आप गिराएंगे, जिसका गिरना ज़रूरी है वही तो दूसरी को नॉक करेगी, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा बिना देखे हुए कि 999वीं साइकिल ने 1000वीं साइकिल को नॉक कर दिया, 999वीं गिर गई, 999 साइकिल गिर गई और उसने 100 साइकिल को नॉक कर दिया और वो गिर गई। इससे नतीजा क्या निकल कर आया? इससे नतीजा ये निकल कर आया कि अगर पहली साइकिल ये मानी जाए और दूसरी साइकिल ये मानी जाए और तीसरी साइकिल ये मानी जाए, और ये दिमाग में रखिएगा कि ये S1 स्टेटमेंट है और ये जो है ये S2 स्टेटमेंट है, ये S1 है और ये S2 है साइकिल दूसरी, और यहाँ के बाद ये तीसरी। अब हम इसको इंडक्शन में बदल रहे हैं। ये पहली साइकिल जो है वो स्टेटमेंट का पहला केस, और इस तरीके से हम लोग गए और ये यहाँ के बाद ये जो 999वीं साइकिल है इसको हमने स्टेटमेंट का S999 केस माना, और इसने आपने बैठे बैठे वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा लेकिन एज्यूम कर लिया कि उसने 1000वीं साइकिल को पुश कर दिया। अगर ये नहीं पुश करेगी तो सामने की बदले लास्ट साइकिल नहीं गिरेगी, इसलिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो 999 साइकिल थी इसने 1000वीं को पुश कर दिया। तो अगर 999 जो है वो S999 हो जाए तो 1000 को S999+1 मानना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली साइकिल को हम लोग SK माने, यानी 999 को हम लोग क्या कहते हैं SK, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SK+1, यानी ये K हो गया SK+1। क्या एज्यूम किया कि ये वाली साइकिल गिर गई, ये वाली साइकिल। तो इसका मतलब ये है कि 1000 साइकिलों को गिराने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहली साइकिल तो भैया गिरना ही गिरना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं शुरू होगा। तो सिचुएशन यहाँ के बढ़िया आ गई कि S1 इज़ ट्रू, S1 इज़ यहाँ के बढ़िया ट्रू। आप लोग और से सुन रहे हैं? S1 इज़ ट्रू, पहली साइकिल तो गिरना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में क्या एज्यूम किया? आप एज्यूम करेंगे कि ये 999 वाली
इसको आपने 999 को SK माना कि एज्यूम कर लिया कि ये साइकिल गिरी और इसने इसको पुश किया, तो अपने आप ये सामने की बात है, फिर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो लेट अस एज्यूम दैट, आप लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट SK बी ट्रू। ये हमने आपको यहाँ के बारे बता दिया कि 999 साइकिल को एज्यूम करना पड़ेगा कि वो सही है भाई, गिरी। लेट अस एज्यूम दैट SK बी ट्रू, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि देन SK + 1 इज ट्रू, सामने के बाद वो साइकिल गिर गई, इज यहाँ के ऊपर ये ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम लोग प्रोसेस ये लगाते हैं कि स्टेटमेंट का पहला केस ट्रू, और इसके बाद में स्टेटमेंट का यहाँ के ऊपर ये एज्यूम करते हैं कि SK जो है वो एज्यूम कर लिया कि ट्रू है भाई, और उसके बाद में उसके बेस पर जब वो अगर वो ट्रू हो गया तो ये इस साइकिल को नॉक कर देगा, ये गिर जाएगी, इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब इसके ऊपर सामने की बात ये हमने आपको बता दिया, इसकी थ्योरी बता दी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसको चेक करते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई सवाल हम लें इसके ऊपर, तो उसको सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए सवाल को हैंडल करने का तरीका ये है, हम किताब उठा रहे हैं यहाँ के ऊपर, इसमें 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिविजिबिलिटी की होती हैं, 2-3 लेक्चर इसमें देना पड़ेंगे, समझे। इसके अंदर ये हमारे हाथ में ML अग्रवाल की किताब है, और ML अग्रवाल की किताब में ये एक्सरसाइज जो है मैं देख रहा हूँ, एक्सरसाइज जो है वो 4.2 के नाम से है शायद, और इसमें सवाल में लिखा है यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग टू यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर। देखिए इसमें लिखा जो है स्टेटमेंट 4.2 एक्सरसाइज है, और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि तरीका क्या है। ये यहाँ के ऊपर कह रहा है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि टू प्रूव, यहाँ के ऊपर ये दैट, टू प्रूव दैट इफ़, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करें। और पहला सवाल यहाँ के ऊपर ये है, यहाँ के ऊपर कि 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये 2 और यहाँ के ऊपर प्लस 3 और अप टू यहाँ के ऊपर ये n बराबर n, और यहाँ के ऊपर ये n + 1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2। तो ज़रूरी है कि हमने थोड़ा इजी सवाल लिया है, तो हम कल आपको इसके ऊपर टिपिकल प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे, और परसों मैं आपको जो तीसरा लेक्चर होगा डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स भी हम आपको जो है वो बताएंगे। अगर हमें इस तरह देखिए पूरा सवाल आपको लगा कर दिखा रहे हैं, इस पूरे सवाल को लगाने में क्या सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ के ऊपर लेट, देखिए तरीका ये होगा, हर सवाल पूरा नहीं लगाएंगे, इस सवाल को बाकायदे से आप देखिए, लेट SN बी द स्टेटमेंट, बी द यहाँ के ऊपर स्टेटमेंट, देखिए तरीका ये होगा लेट SN बी द स्टेटमेंट। इसके बाद में दूसरे लेक्चर में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेट SN बी द स्टेटमेंट, और इसके बाद में आप लिख देंगे SN, और देखिए ऐसे करके आप एग्जाम में सवाल लगाएंगे, यहाँ पर SN लिखेंगे, 1 + 2 लिखेंगे, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3 लिखेंगे, और प्लस n लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे n + 1 और अपान 2। ये तरीका होगा। पूरे सवाल को आप स्टेटमेंट मानेंगे, लेट SN बी द स्टेटमेंट, SN लगा देंगे, 2 ऐसे निशान लगा देंगे और ये लिख देंगे। क्लियर हुई बात ये। इसके बाद में फिर इस कंडीशन पर आएंगे S1 = 2, और इसके बाद में यहाँ के पर पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 1 होगा, और यहाँ पे लिख देंगे S1। आप सुनिए, अगर इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक हमने SN माना, तो पहला जो केस होगा स्टेटमेंट का वो ये होगा, ये होगा, ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से यहाँ पे था, और इसके बाद में 2 हो गए, यहाँ पे 1 2, तो ये देखिए S2 हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। जब S3 होगा तो 3 आ जाएंगे, और ये स्टेटमेंट जो है राइट भी लिया जाएगा साथ में, और जब 4 की बात करेंगे तो देखो 4 ये आ गए, और ये 4 का स्क्वायर, तो अब ये पूरा S4 ये स्टेटमेंट देखो ये आ गया। तो समझ आता रही। इसी तरीके से SN जो स्टेटमेंट है यहाँ से लगाकर और यहाँ तक है। जब हम लोग S1 बात करेंगे तो देखो S1 का मतलब ये है कि सिर्फ ये लिया जाएगा, यानी यहाँ के लिया जाएगा 1, और इसके बाद में बराबर का निशान लगा दिया जाएगा, और जब बराबर का निशान लगाएंगे तो ये वाला बराबर का निशान होगा, ध्यान रखोगे, S1 यानी ये, और बराबर का निशान लगाएंगे, और n बराबर 1 के लिए देखो यहाँ पर 1 रखोगे 1, और ब्रैकेट में रख दोगे 1 + 1 और अपॉन यहाँ के ऊपर 2, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 बराबर, ये देखो 1 1 2, 2 से 2 कट गया तो 1 ही मिला, तो 1 बराबर यहाँ के ऊपर ये देखो ये आ गया 1, आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये है, इस तरीके से स्टेटमेंट का पहला केस जो है वो ट्रू लिखा जाएगा। हेंस यहाँ पे देखिए ये तरीका है पूरा, हेंस S1 = 2,
ये हो गया, पहली साइकिल गिर गई बच्चों, पहली साइकिल गिर गई। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, बैठे बैठे एज्यूम कर लिया कि एसके भी ट्रू, एसके भी यहाँ के ऊपर ये ट्रू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एसके भी ट्रू का मतलब ये हो गया कि फिर हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए दूसरा पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर एसके लिख देंगे, ये लिख देंगे 1 + 2 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3 और प्लस यहाँ के ऊपर के, एन की जगह पर के आ जाएगा और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर के और यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1 और यहाँ के ऊपर राइट अपॉन 2। जब भी स्टेटमेंट की बात आएगी तो खाली लेफ्ट मत समझिएगा, राइट भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एन की जगह पर हम लोगों ने के लिख दिया, तो ये एस के हो गया, एस के भी ट्रू। यहाँ पे क्या लिखा, लेट अस एज्यूम दैट एस के भी ट्रू, हेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेट अस एज्यूम दैट, ये पूरा सवाल लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट यहाँ के ऊपर एस के और बी यहाँ के ऊपर ट्रू, और आप लोगों ने एस के ये लिख दिया, एस के भी ट्रू, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ के ऊपर एस के +1 लेंगे। अब एक बात यहीं से अपने दिमाग में बिठाते हुए चलिए, अगर कहीं पर एस के है और उसके बाद में हम एस के +1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में 99 था या 999 था, हम उसको 1000 करने जा रहे हैं। ये बात इंडक्शन के सवालों में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कहीं पर एस के लिखा हुआ है और उसको एस के +1 करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टेटमेंट का एक वैसा ही केस और बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे पास में अभी पहले लिखा हुआ था, जब हम लोग 999 की बात कर रहे थे तो 999 साइकिल, जब 1000 की बात कर रहे थे तो एक साइकिल बढ़ गई। उसी तरीके से जब हम एस के की बात करेंगे तो इसमें के होंगे, और जब हम एस के +1 की बात करेंगे तो इसका मतलब उसी नेचर की एक साइकिल और बढ़ जाएगी। उसी नेचर की मतलब क्या हो गया कि जैसे पहली साइकिल ये है, दूसरी साइकिल ये है, तीसरी ये है और केईथ ये है, तो इनका नेचर क्या है, इनका नेचर ये है कि एक एक बढ़ता जा रहा है, 1 के बाद में 2 हो रहा है, 2 के बाद में 3 हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये नेचर क्या हो गया कि एक एक बढ़ता जा रहा था, तो इसका मतलब के के बाद k+1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ और प्लस के हुआ, तो ये तो एस के हो गया। अब उसी नेचर की एक साइकिल बढ़ाई तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर k+1। जिस तरीके से 2 से 2+1 हुआ, 1 से यहाँ के ऊपर आए 1+1 हुआ, तो उसी तरीके से इस के बाद क्या हो जाएगा, उसी नेचर की एक साइकिल, वैसी ही साइकिल और बढ़ गई और ये k+1 हो गया। लेकिन ये इधर ही नहीं बढ़ेगी बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर k टाइम्स और यहाँ के ऊपर k+1 अपॉन 2 और प्लस और यहाँ के ऊपर k+1, यानी इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। कोई आदमी n की जगह पर k+1 नहीं रखेगा, कन्फ्यूजन यही होता है कि आदमी n की जगह पर k+1 रख देता, नहीं, उसी नेचर की एक साइकिल और बढ़ाना पड़ेगी। n की जगह पर अगर आप k+1 कर दिएगा तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सवाल को अगर ऐसे ही ख़त्म हो जाए तब तो फिर हर सवाल में n की जगह पर k+1 किया और पूरे नंबर हमको मिल गए। नहीं, क्या हुआ कि यहाँ तक 99 साइकिल थी, फिर हमने उसको यहाँ के ऊपर एक बढ़ा दिया, ठीक है, एस के से k+1 कर दिया, उसी नेचर की एक साइकिल यहाँ बढ़ी, 2, 3, 4 एक एक बढ़ रहा है, के बाद k+1, फिर हमारे पास ये लिखा ही हुआ था उसी नेचर की साइकिल, उसकी जभी तो बैलेंस होगा मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल बैलेंस हो गया। अब हम फिर लेके चले, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ के ऊपर ये 2 + 3 और उसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये k और प्लस यहाँ के ऊपर ये k+1। अब हम ये k लिखते हैं ना लिखते उससे कोई फ़र्क नहीं है, लास्ट टर्म होना ज़रूरी है, लेकिन हमने आपके समझाने के लिए लिख दिया k+1। इसके बाद में क्या होगा कि हम लोग k+1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखिए ये k+1 कॉमन ले लिया तो बराबर आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर आ जाएगा k/2 और यहाँ के ऊपर ये +1, ये आ गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 + 2 और +3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर k और यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1 और देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1 और ये रिजल्ट आ जाएगा k+2, k प्लस और यहाँ के ऊपर 2 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ गया है 2 ऐसे में आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद में हमने कहा कि सवाल हो गया। देखिए बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि नाउ बोथ द कंडीशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आर ट्रू देयरफॉर स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने कहा सर कैसे ही हमारे लोगों की समझ में तो आया नहीं, आपने तो सवाल कर दिया, अभी तक तो समझ में बात आ रही थी, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो गया? तो अगर किसी भी आदमी को ये शक हो
कि सर ने कह दिया कि हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड एंड द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कैसे हुआ? तो सारे लोग k+1 की जगह पर, ये देखिए इस k+1 की जगह पर n रख के देख लीजिए, ये k+1 है। कोई भी आदमी, अब हम अलग ऑपरेट करके दिखा रहे हैं कि यहाँ के बराबर, आप देखिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये लिखा हुआ है ये कि अगर कोई भी आदमी ये देखिए बराबर यहाँ के पर लिखिए k+1 और इस k+2 को लिखे यहाँ के पर k+1 और अपान यहाँ के पर 2, ठीक है। और k+1 को n से रिप्लेस करके देख ले तो ये k+1 n से रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद में ये वाला k+1 n हो जाएगा और आगे वाला +1 ये लिखा गया और अपान 2। आप देख लीजिए आपके सवाल में n+1 अपान 2 था नहीं था? आप देख लीजिए यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 3 रखिए और इस k+1 की जगह पर n रखिए तो आपको लेफ्ट मिल जाएगा 1 + 2 + 3 और +n और बराबर यहाँ पर n मिलेगा। और इसको k+1 से ब्रेक कर दिया n+1 और अपान यहाँ के पर 2। प्रूव अब समझ में आई बात या नहीं आई? कि हम लोग जो भी रिजल्ट आता है k+1 में उसको ब्रेक कर लेते हैं और k+1 की जगह पर n रख के देखते हैं और फिर अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट देखते हैं और दोनों आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। इसका मतलब यह है कि n+1 और अपान 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए आखिर में आप सवाल में लिखेंगे हेंस बोथ द कंडीशन, क्या लिखेंगे? बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड of mathematical induction are satisfied, therefore statement is true, given statement is true। तो मैंने आज आपको इंडक्शन शुरू किया है, एकदम से मेरे दिमाग में बात आई और मैंने सोचा कि नहीं अब आपको इस तरीके से दिया जाए कि आप अपनी किताब से सवाल लगा लें। आज मैंने इसको लेक्चर को फिर से सुनिएगा, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे इंडक्शन से मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस को चेक करते हैं वो भी बता दिया, एक सवाल लगा कर दिखा दिया। इसके 3 हिस्से होंगे, कल हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डालेंगे, जो भी हमारी समझ में आएगा हम देख लेंगे जो टिपिकल लगे, और परसों फिर आपको ये पढ़ाएंगे कि किस तरीके से इससे हम लोग डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।